नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में जो है हम लोग कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद एक चैप्टर और होगा, उसके बाद कक्षा 7 फिनिश हो जाएगा और फिर कक्षा 8 में हम लोग इंटर कर जाएंगे। दोस्तों एक बात बता दूं कि इस वक्त हमारी हालात ऐसी हो गई है कि हमारे पास वक्त ही नहीं मिल पाता है। एक तो ऑलरेडी जो 64th बीपीएससी मेंस क्वालिफाई कर गए तो उनके इंटरव्यू पे लगा हूं और आप लोग भी देख ही रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि जैसे इन लोगों का सिलेक्शन हुआ और इस वक्त हमारी संस्था से जो है 90+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया और इस सिलेक्शन में मेरा जो भूमिका थी वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी कि उन स्टूडेंट की भूमिका थी। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपकी भूमिका हो इस 90 में। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो भी वीडियो आता है उसको देखने की कोशिश कीजिए और फिर इस वीडियो को डोनेट करने की कोशिश कीजिए, यानी शेयर करके उन लोगों के पास पहुंचाइए जिनको वाकई में इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हर दिन की तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, अभ्यास प्रश्न में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है मेल बिठाना है। अनंत वर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य और लघु चित्र, ये किनमें मैचिंग करेंगे, इस मैच करके हमें बताना होगा आपको। दोस्तों एक बात बता दूं कि जो भी आप पीडीएफ में लिखते हैं आंसर इसका, वो हमारे नंबर पे आप सेंड नहीं करते हैं। प्लीज़ हमारे नंबर पे आप सेंड किया कीजिए 7667754771 पे। कॉपी चेक करके, और अगर लगेगा कि नहीं इसमें कुछ और ज़्यादा बताना है तो यकीन मानिए कि वॉइस रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा आपके पास में। आज से मैंने ये सुविधा अवेलेबल करवा दिया कि नहीं सारे बच्चों को वॉइस रिकॉर्डिंग रहे, जो गलतियां रहे वो बोल के दे दूं तो जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सब कुछ जो है लिखा हुआ नहीं हो पाता है, ऑनलाइन होता है। तो ये सुविधा एक मैं लाया हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है मणि प्रवालम क्या है और इस भाषा में लिखी हुई पुस्तक का नाम बताना है। नेक्स्ट जो है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे, इनको बताना है। चौथा नंबर, ये इसलिए इसमें 50 शब्द 100 शब्द नहीं कि आप लिमिट देख लीजिए, जितना आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। नेक्स्ट जो है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण लक्षण क्या थी, इसको 100 शब्दों में लिख के मुझे बताना होगा आपको। चलिए आइए विचार करते हैं। यहां से 5वां क्वेश्चन निकलता है आपका, चारण भाटों के शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की, इसके बारे में आपको जो है 85 शब्दों में इसको बस बता दीजिए, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट जो है हम जनसाधारण की तुलना में शासकों की संस्कृति रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं, इसको जो है आपको 100 शब्दों में लिख के पूरा डिटेल से समझाना होगा। 7वां है विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए थे, इसको भी जो है 100 शब्दों में लिख के बताना होगा। और 8वां नंबर बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए थे, इसको भी बताना होगा, क्यों का 100 शब्दों में लिख के आपको दिखाना होगा। उसके बाद करके देखते हैं। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लक्षण है, विशेषता है, उसका जो है वर्णन करना। भवनों से, प्रदर्शन कलाओं से, चित्रकला से, उस टाइम के और अपने जो इस टाइम में है उससे थोड़ा सा जो है लक्षण की ये विशेषताओं का क्या करना, वर्णन करना, ये 100 शब्दों में बताना है। उसके बाद थोड़ा सा 11 नंबर क्वेश्चन में, इसमें 11 नंबर क्या है, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भारत में एक एक राज्य को चुनना है। कहां कहां, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भारत में एक एक राज्य चुने और उनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाए जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप इनमें से कोई अंतर या समानताएं पाते हैं या पाए हैं तो उन पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं लगता है, इसमें छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने में ही भलाई है, इसको मत कीजिए, रहने दीजिए इसको। चलिए आज के सेशन को अब स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी तेजी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है ताकि ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बने और जो बने वो पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट बने। चलिए, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे होता है
आपको ये इस पे है समझना, क्षेत्रीय जो सामने जो है क्षेत्र में जो संस्कृति हुआ उसका निर्माण कहाँ से हुआ है। जैसे आपके अंदर जो है एक संस्कृति है कि सुबह उठना, ध्यान रखिएगा, सुबह उठना और पापा के पैर को टच करना। फॉर एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, तो ये क्या है, कहां से आया, ये संस्कृति है। आपके समाज में ये संस्कृति डाला गया है कि सुबह उठते ही आप अपने पिताजी के, माताजी के पैर कुछ टच कीजिए। कुछ जगह ऐसी संस्कृति है जहां पे सुबह उठते ही अपने पापा और मम्मी से हाथ मिलाया जाता है, और कुछ जगह ऐसी संस्कृति है जहां पे उठते ही सुबह में गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, ये भी बोल के भी उनसे क्या है, रिस्पेक्ट ले लिया जाता, दुआ ले लिया जाता। तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग क्या है, सबके अपने जो है एक्टिविटी है। चलिए क्रियाकलाप है, चलिए एक एक करके समझते हैं क्या है। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनके बोलचाल, भाषा, उन्हें परिभाषित करना है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर उसका अर्थ यह होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में यह रहता है। और उसी तरीके से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। कभी कभी हम इसे अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और यह सोचते हैं कि ये युग युगांतर के अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो है विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, और जिन्हें आज हम क्षेत्रीय क्या कहते हैं, संस्कृतियों को समझते हैं, वे समय के साथ साथ क्या होता है, बदलती है। और ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया की विकसित हुई है, और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में विचार आदान प्रदान करने के एक दूसरे को संपन्न बनाता है। जैसे कि हम देखें कि कुछ परंपराएं तो विशेष रूप से विशेष क्षेत्र में अपनी है, और जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी परंपराएं एक खास इलाके में पुराने रीति रिवाज से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाके उन्हें एक नया रूप ले लिया है। अब देखिए, ये पूरा सारांश को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं यहां पे। अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, अरे ये तमिल है, ये उड़िया है, इसलिए एग्जांपल दिया, मैं दूसरा भी एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन इसलिए एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि अपने मन से कुछ बोलते हैं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझ। ये तमिल है, ये उड़िया, अगर वो तमिल बोलता, भाषा पकड़िए, अगर वो भाषा बोलता तमिल का, तमिल भाषा, या कोई भाषा बोलता भोजपुरी भाषा सपोज कीजिए, तो आप क्या समझिएगा, ये इसके क्षेत्र का डिसाइड उसी वक्त हो जाएगा। अलग बात है ये कहीं रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहा, वो अलग चीज है, लेकिन इसका अगर ओरिजिन देखिएगा, इसका नेटिव देखिएगा, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी ही दिखेगा आपको, या कहीं ना कहीं राजस्थानी दिखेगा, पंजाबी दिखेगा। अगर पंजाबी भाषा बोल रहा है, अगर राजस्थानी भाषा बोल रहा है, तो आप डिसाइड कर दीजिएगा कि ये जो है राजस्थान का है, यानी कि उसके भाषा से उसके क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, उसके भोजन से भी आप डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा ये इस क्षेत्र का होगा, उसके वस्त्र से कर लेंगे, उसके नृत्य से कर लेंगे, उसकी चित्रकला से कर लेंगे। अगर कोई मधुबनी पेंटिंग बना रहा तो आप क्या कहिएगा उसको, कि तमिलनाडु का है या पंजाब का है, कश्मीर का है, सीधी सी बात है, सीधे उठाइएगा और कहिएगा बिहार का है, क्योंकि वो चित्रकला जो है इंडिकेट करता है कि जो चित्रकला को बनाया है वो कहीं ना कहीं क्या है, बिहार क्षेत्र से बिलोंग करता है। क्लियर हो गया। अब इसी में क्या होता है उस समय में, अब थोड़ा सा इमेज आप थोड़ा सा डेवलप कीजिए, सोचिए उस टाइम में एकदम पूरे तरीके से प्राचीन में चलिए, आपको वहां ले जाके समझाते हैं थोड़ा सा। धीरे धीरे क्या होता है समाज में, क्या होता है, आप मान लीजिए कि 10 परिवार के साथ में रह रहे हैं, 10 में क्या हुआ, एक किसी तरीके से आपसे कट गया, तो कटने के बाद वो क्या करेगा, वो अलग तरीके से अलग जगह चला जाएगा। आप लोग इक्वल रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं, जो अलग कट के गया वो क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी करेगा, अपनी जरूरतों को पूरी करेगा, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखेगा। उसके काम करने का क्या होगा, आप लोगों से अंदाज अलग होगा, उसे आप लोगों से ज्यादा काम भी करना पड़ सकता। बस सोचना है, हल्का सा सोचिए, उसके बाद डिटेल से आपको बता देंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो जो है सब कुछ करेगा। उसी तरीके से उस समय में समुदाय में, समूह में लोग रहते होंगे। थोड़ा वैदिक में चले जाते हैं, वैदिक में जाने के बाद क्या हो, जो उच्च जाति के, जो उच्च कोटि के होते होंगे, वो ब्राह्मणवादी होते होंगे। अब उनका क्या होता होगा, अपनी संस्कृति होता होगा, अपना क्षेत्र विशेष होता होगा, उसी क्षेत्र विशेष में अपनी संस्कृति। उनका क्या होता होगा, अपने तरीके का क्या करते होंगे, कर्म कांड करते होंगे।
क्लियर होना, अपने तरीके के यज्ञ करते होंगे। लेकिन जो शुद्ध रहता होगा, थोड़ा सा बस सोचिएगा, जो शुद्ध रहता होगा ये क्या कहीं कहीं समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करता होगा उस टाइम में, आज भी कर रहा है। हर जगह नहीं कहेंगे, 21वीं सदी आज गुजर चुकी है, गुजरने के कगार पे आ चुकी है, लेकिन क्या आज भी क्या है समानता हमारे देश में? आप बता सकते हैं? नहीं है समानता। आज भी अगर गांव में चल, शहर में तो खैर हद तक कम हो गया है, लेकिन उतना भी नहीं कम हुआ जितना होना चाहिए हमारे स्वतंत्र भारत में। लेकिन आज भी गांव में चल जाइए तो कहीं ना कहीं असमानता आपको दिखेगी कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, नीचे जाति का है, वो कहीं ना कहीं जो है उससे दूर होता है। मंदिर नहीं जा सकते हो, एक जगह पानी नहीं पी सकते हो, कुएं से पानी नहीं भर सकते हो, तो हर तरीके से क्या है, एक तरीके से कहिए तो छुआछूत वाली बीमारी है, एकदम अलग रखना है। आज भी छोटे छोटे गांव में चल जाइए तो वहां पे क्या है कि अगर वो किसी के ब्राह्मण के घर में आ गया तो नीचे ही बैठा रह सकता है, वो साथ में बैठ नहीं सकता, साथ में बोल नहीं सकता, साथ में नजर नहीं मिला सकता। आज भी यही सिचुएशन है। अलग बात है हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो आजाद नहीं हो पाई है, यही दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। खैर चलिए, हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, बस हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से अगर समझिएगा तो पूरी डिटेल से आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। अब ये लोग क्या करेंगे, जब समाज से अलग रह जाएंगे तो क्या करेंगे, अलग तरीके का संस्कृति का विकसित होना शुरू हो जाएगा अलग क्षेत्र में। अब यही संस्कृति जो है क्या होगा, एक तरीके से जनजाति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कि इनकी क्या है, अपनी संस्कृति है, अपनी बोलचाल है, अपनी खान पान है, अपनी नृत्य है, अपनी कला है, सब कुछ क्या है इनकी अलग है औरों से। और यही संस्कृति किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बसती है तो यही संस्कृति क्या कहलाती है, एक नई संस्कृति के रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वो अगर निकल के करती तो नई तरीके का होता है। यही पूरा का पूरा इसका सार था। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम कई बार आप पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, जो लोग न्यू होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन जो लोग पुराने होंगे कई बार पढ़े होंगे चेर और मलयालम, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रही होगी। ये एनसीईआरटी सिखा रहा, ये सुजीत सर नहीं सिखा रहे हैं, ये मत समझिएगा, ये एनसीईआरटी का कमाल है, बस इतना ध्यान रखना। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच में अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। अब महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय, ध्यान रखिएगा, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीपीय और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था उस टाइम में। 9वीं शताब्दी का मतलब 8 से लेके 9 के बीच का जो टाइमिंग है वो क्या है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। क्या, तो ध्यान रखिएगा, महोदयपुरम का चेर राज्य, इतना याद रखिएगा। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी उस टाइम में, जो है मलयालम भाषा जो है केरला में आज भी मलयालम ही बोला जाता है। शासकों को मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। जो शासक वहां पे हुए थे वो मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग, भाषा और लिपि दोनों अलग अलग है, ये चीज तो समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कई बार बोलता हूं इसीलिए ताकि आपके दिमाग में छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर हो जाए। मैं पूछूं कि भाषा क्या है आपका, तो क्या बोलिएगा? क्या सुजीत सर, क्या बच्चों जैसी क्वेश्चन पूछते हैं? हाँ, बच्चों जैसी पूछता हूं, बताइए तो सही, हिंदी है। लेकिन अगर मैं आपको पूछ लूं कि इसकी लिपि क्या है तो आप क्या बताइएगा? देवनागरी है। उसी तरीके से यहां भी है कि भाषा और लिपि दोनों का प्रयोग जो है अभिलेखों से पता चलता मलयालम का, वहां उस टाइम में जो शासक होते थे। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीपीय के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग उसके सबसे पहले उदाहरण में से एक था। कौन सा? तो महोदयपुरम का चेर राज्य था। इसी के बारे में बताया जा चुका कि एक महोदयपुरम चेर राज्य है जो कि क्या है, प्रायद्वीपीय दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो संभवतः उस टाइम में जो है केरल हुआ करता था, और यहाँ की जो भाषा होगी वो मलयालम होगी। और जो भी शासक रहे, जो भी अभिलेख हुआ, अभिलेख में तो क्या हुआ, अपनी जो भी अपना काम किए, जो भी राजा उस टाइम में काम करते थे वो क्या करते थे, शिलालेख या अभिलेख पे उसको क्या करते थे, लिखवा देते थे। आज भी अगर देखिए तो कोई सड़क अगर बनता है, ये तो कम से कम इमेज बना सा, सड़क के आगे क्या होता है, एक बड़ा सा क्या वहां पे स्तंभ रख दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता था, अभी भी लिख दिया जाता है कि इन मंत्रियों के चर कमलों से जो है ये उद्घाटन किया गया है। अलग बात है कैसे हैं उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन क्या लिखा हुआ होता, तो इससे क्या होता, ये कोई भी आता है वहां पे नया इंसान तो वो क्या देखता है कि अच्छा ये खूबसूरत सा सड़क जो है इन मंत्रियों के काल में, इस साल में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसी को जो है अभिलेख से जोड़िएगा तो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब ये जो है मलयालम भाषा में है, जो मेरे बस के बाहर की बात है, बस आप भी फील कर लीजिए, फील करने में ही भलाई है। चलिए
साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। जो संस्कृत की परंपराएं थी उससे भी बहुत कुछ जो है चेर के लोग जो थे वो ग्रहण किए। केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग की खोजी जा सकती है। जो केरल के मंदिर और रंगमंच जहां पे क्या किया जाता था, अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था, उसकी परंपरा इस युग की खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पे आधारित था और संस्कृत के जितने भी महाकाव्य होते थे उसी पे आधारित होता था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति जो लगभग 12वीं, ध्यान रखिएगा 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। 12वीं शताब्दी में, याद रखिएगा पहली साहित्यिक कृतियां जो है, ध्यान रखिएगा मलयालम भाषा की, वो 12वीं शताब्दी में बताई जाती है। यानी कि 1100 से लेके 1199 के आसपास जो है पहली साहित्यिक कृतियां बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ही ये ऋणी है, कहीं ना कहीं जो है संस्कृति की ही क्या है, देन है, जिसको हम ऋणी भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऋणी किसको कहते हैं। यह भी एक कुछ जो है रोचक तथ्य है जो 14वीं शताब्दी के एक ग्रंथ जो है लीला तिलकम, ध्यान रखिएगा लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। मणि प्रबालम, ध्यान रखिएगा मणि प्रबालम शैल में लिखा गया था। क्या? लीला तिलकम और व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय था। लीला तिलकम जो कि मणि प्रबालम शैल में लिखा गया था। मणि प्रबालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ध्यान रखिएगा हीरा और मूंगा, अक्सर क्या होता है, हीरा गले में पहना जाता है और मूंगा जो होता है वो हाथ उंगलियों में उसे पहना जाता है। क्या होता है इससे, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मूंगा जो होता है कहीं कहीं ग्रह नक्षत्र जो मुसीबत वगैरह होती है टल जाने की, पता नहीं क्या परंपरा क्या सही है नहीं है, लेकिन उसी के लिए उसको यूज किए जाते हैं। जो भी तांत्रिक वगैरह होते हैं वो यूज करवाते हैं। और जो हीरा होता है वो गले में जो है एक स्टेटस बढ़ाने के लिए ही लोग पहनते हैं कि भाई है हीरा पहने हुए है, इसका मतलब है कोई रईस है समाज का। बस इसी के लिए बस थोड़ा सा बस जानिए, बस आगे चलते हैं। जो यहाँ दो भाषा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग का जो है ये संकेत करता है। क्लियर हो गया है। चलिए शासक और धार्मिक परंपरा ये क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपरा से विकसित हुई थी। अन्य क्षेत्रों में जो भी संस्कृति है वो धार्मिक कहीं न कहीं धर्म की परंपराओं से ही क्या हुआ है, विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण जो है पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय, उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय, जिसमें जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, क्योंकि विष्णु है जो कि दुनिया के क्या हैं, ये मालिक हैं। और आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप जो है ये मान लिया गया है। अब आते हैं जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में। इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो क्षेत्रीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं क्या है, धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई थी। जो भी क्षेत्र में संस्कृति फैल रही है वो कहीं ना कहीं धर्म से ही निकल के बाहर आई है। ध्यान रखना इस बात को है। अगर इसका आप आज के टाइम में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कोई सर्वोत्तम उदाहरण क्या, तो पुरी का ले सकते हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ संप्रदाय का ले सकते हैं। इस तरीके से तो जगन्नाथ का जो आर्थिक शब्द होता है, ये चीज थोड़ा सा जान लीजिए कि दुनिया का क्या है, मालिक। और दुनिया का मालिक इस वक्त भी, आने वाले टाइम में भी, और जो बीता समय उसमें भी कौन थे, तो विष्णु थे। हमेशा ही विष्णु रहेंगे, दुनिया के मालिक रहेंगे। और आज भी जगन्नाथ की जो काष्ठ प्रतिमा है उसकी जनजातीय लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। जगन्नाथ की मंदिर जो होती है काष्ठ प्रतिमा वो जनजातीय के द्वारा ही बनाई जाती है। और जगन्नाथ जो भगवान है मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर क्या कर दिया गया, विष्णु का रूप जो है धारण कर लिया गया। अगर यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो साईं बाबा महाराष्ट्र में है, पुणे में है। क्लियर है ना। साईं बाबा जो थे क्या थे, एक साधु थे, और फिर धीरे धीरे उनको आज देवता के रूप में लोगों ने मान लिया। जैसा मानिए वैसा बने, और आज वो जो है भगवान के रूप में है। हम भी उनकी जो है दिल से जो है एक तरीके से रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और खूब सारी उनसे दुआ भी हम भी लेते हैं। मैं बस उदाहरण के रूप में कह रहा हूं कि रियल में अगर देखा जाए तो वो एक साधु थे। और जनरली अगर देखा जाए तो क्या है, अगर भगवान किसको कहें, यहां पे थोड़ा सा रोक के बता दूं, राम क्या थे, इंसान थे। आपको पता है कि राम है, राम इंसान थे। राम को इसलिए पूजा जाता है, वरना राम को क्यों पूजा जाता, कि उनके कर्म इतने पवित्र थे,
इतने पवित्र थे, जहां पे कोई भी अधर्म ना दिखता होगा, सभी संप्रदाय को एक साथ लेके चलना, सबके साथ में न्याय करना, सबको जो कर सकते हैं एक इंसानियत रूप में उन्होंने किया, इसलिए भगवान कहलाए। महात्मा बुद्ध भी यही किए, इसलिए भगवान कहलाए। स्वामी विवेकानंद ने भी यही किए, इसीलिए भगवान कहलाए। गांधी जी ने भी यही किए, इसीलिए भगवान कहलाए। आज हर घर में पूजे जाते हैं। लेकिन खैर, सबका अपना अपना मत हो सकता है, बस ये जो है मेरा मत है वो मैंने आपके सामने रख दिया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा जो थे अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कब? तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी में गंग वंश, याद रखिएगा गंग वंश, 12वीं शताब्दी का समय चल रहा है, गंग वंश का टाइम आ गया। एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, ध्यान रखिएगा, अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और इसके बाद 1230 में राजा अनिंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जो है क्या किया, अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया स्वयं को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा का केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता जो है क्या हुई, बढ़ गई। जिन्होंने उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और वे यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता उनका शासन को जो है क्या करेंगे, स्वीकार हो जाएगा। अब देखिए ज्यों-ज्यों समय बदलता गया और यही जगन्नाथ मंदिर पे जो है क्या हुई, लोगों की सत्ता जो है बढ़ती चली गई। और जैसे अगर देखा जाए तो आगे चलकर मुगल, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पे अपना क्या किया, नियंत्रित स्थापित किया। सिर्फ इसलिए नियंत्रित स्थापित करने का प्रयत्न करता था जिससे कि इनकी शासन जो है लोगों के अंदर जो है स्वीकार कर लिया जाए, इसीलिए किया जाता था। चलिए अब समझते हैं राजपूत और सूरवीरता की परंपरा क्या है। राजपूत और सूरवीरता की परंपरा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां पे आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना जो है इसको कहा जाता था उस क्षेत्र को। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे उस क्षेत्र में। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है कि ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तर और मध्यवर्ती भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। और यह भी सच है कि राजस्थान के राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति जो है प्रदान की। अगर कहा जाता कि राजपूतों की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान से ही छलकता है। एक ऐसा क्षेत्र होता था कि वो उस जगह पे जो भी समुदाय रहते थे वो राजपूत के ही जो है समुदाय के लोग वहां पे निवास करते थे। लेकिन ऐसा भ्रम है, वहां हर तरीके के लोग होते थे और अन्य क्षेत्र में भी, ध्यान रखिएगा, अन्य क्षेत्र में भी राजपूत जो है जाति के लोग रहते थे। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ लोग तो अपने आप को जो है राजपूत मान लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर मध्यवर्ती क्षेत्र के अनेक क्षेत्र में जो है जिसको राजपूत ही कहा जाता था। यद्यपि अक्सर ऐसा माना जाता है कि राजपूत जो है राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति जो है प्रदान की है। राजपूत के द्वारा ही राजस्थान में एक विशिष्ट संस्कृति का क्या होता है, उद्भव होना शुरू होता है। और ये संस्कृति परंपराएं वहां के शासक और आदर्श तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। ये संस्कृति परंपराएं लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं ने शासन रहा। जैसे पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्श को अपना हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया मगर पीठ दिखाकर नहीं भागा। राजपूत सूरवीरों की कहानी और काव्यों एवं गीतों में जो सुरक्षित है और ये विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती है। काव्य और गीत ऐसे सूरवीरों की जो स्मृति है उसको सुरक्षित रखते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीर का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और जो है प्रोत्साहित करेंगे।
साधारण जन भी इस कहानी से आकर्षित होते थे और इन कहानी में अक्सर नाटकीय स्थिति का, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध और आदि प्रबल संवेगों का जो है चित्रण होता था। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कहा जाता रहा। ये संस्कृति की परंपराओं जो है शासक आदर्श, अभिलाषा और घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। 8वीं शताब्दी तक अगर चले जाइए तो राजस्थान के अधिकांश भाग में विभिन्न राजपूत राजाओं ने शासन किया। इसमें पृथ्वीराज एक ऐसा शासक था, पृथ्वीराज, जिसने लड़ते लड़ते अपने आप को क्या कर दिया, मार लिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इनके राजपूतों की जो शूरवीर थे, इनकी कहानियां काव्यों और गीतों के द्वारा वहां के लोग बड़े चाव से सुनते हैं और उससे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। आज भी कुछ ऐसी कहानियां होती है, हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कर लिया ये काम, और उससे हमें क्या होती है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर बैठे हुए इन शूरवीरों की जो स्मृति है ये सुरक्षित रखते हैं और साथ साथ में जो है युवाओं को, लोगों को जो है प्रोत्साहित करते हैं। कहानियां से आकर्षित होते हैं लोग सारे। और इन कहानियों में अक्सर क्या होता था, मित्रता होती थी, स्वामी की भक्ति होती थी, प्रेम, शौर्य और क्रोध के संवेग का इसमें चित्रण किया जाता है। क्या स्त्रियां, ध्यान रखिएगा, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों का स्थान प्राप्त था? जी हां। कभी कि वे झगड़े के कारण इस रूप में विद्यमान है कि वह पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों को जो है जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी कि विधवा के द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जलने का जो है प्रथा का भी कुछ कहानियां का उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार जो लोग शूरवीरता का आदर्श का पालन करते थे, उन्हें अक्सर यह आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। कहने का मतलब ये कि ये जो प्रेरित कहानियां हैं, जो मोटिवेशनल स्टोरियां होती थी राजस्थान के उन शूरवीरों की, क्या स्त्रियों को भी इस कहानी में स्थान दिया जाता था? हाँ, दिया जाता था, क्योंकि स्त्रियां भी क्या होती थी, कभी कभी क्रोधी होती थी, कभी कभी अपने पतियों से ही लड़ गए, मूड नहीं हो रहा, अच्छा चलो क्या कर रहा, चलो पति का ही दिमाग खा जाते हैं, खा लो दिमाग। अब पति जो है बेचारा, कुछ लगा तो बेचारा होता, लेकिन जनरली क्या होता, पिता, अरे मुझे तुम करेगी, तुम लड़की हो और मैं लड़का, मुझे तुम करने वाली कौन होती है? लो, हो गई शुरू। अब एक तरह से क्या होगा, दोनों तरफ से आग लगी हुई है। अब दोनों तरीके से आग लगी, दोनों तरफ से जो है मल्ल युद्ध क्या हो रहा, शुरू हो रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती थी, स्त्रियां भी भाग लेती है। और उस टाइम में कुछ सती प्रथा का भी कहीं न कहीं इसके प्रमाण मिले हैं, जो ये बताता है कि सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पति मर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि उनकी चिता पे आपको भी सो जाना होगा, साथ में ही जलना होगा। इसी को कहते हैं सती बन जाना, यानी पति के मरने के बाद आपको भी उस चिता पे लिटा के जो है आग के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पावर थी, एक ताकत थी। हो नहीं सकता आज के डेट में अगर मैं कहूँ तो, चलो सपोज करो दुनिया को, क्योंकि खुद की कहता हूँ, मैं मर गया, क्या मेरी पत्नी चिता पे लेट जाएगी क्या मेरे साथ? संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। पैसे ना कमाओ तो घर से बाहर चली जाती है, पैसे ना कमाओ तो घर से बाहर कर देगी, पैसे ना कमाओ तो खड़ी खोटी सुना देगी, फॉर द एग्जाम्पल पर समझने के लिए। और भला आप मर जाओगे तो आपकी चिते पे सो जाएगी, दिमाग खराब हो, वो तो कहेगी अच्छा हुआ सर का दर्द गया, बहुत दिन से सता रहा था, अच्छा हुआ भगवान करे ले, लेकिन दुनिया के लिए आंसू बहा देगी, चिल्ला देगी, लेकिन दिल में क्या करेगी, वो भी मजबूर है। ऐसे बेवकूफ दो कौड़ी के शराबी को अगर जला भी गया दुनिया से तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी ये जिंदा रह के कर क्या रहा था, बस सिंदूर ही तो लगाना था, बाकी इससे कोई फायदा नहीं था। ना घर चल रही थी, ना परिवार चल रहा था, ना मेल मिलाप हो रहा था, ना दोस्ती थी, ना प्यार थी, ना मोहब्बत थी। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए आते हैं, अब आते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे। अब क्या है, कथक नृत्य की कहानियां। अब थोड़ी सी कथक नृत्य की कहानियां पढ़ लेते हैं। यदि शूरवीरता की परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती है, तो नृत्य की विषय में भी यही सच है। अगर शूरवीर में मिल सकती है विभिन्न क्षेत्रों में, तो नृत्य में भी यही सच है। नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली जो है उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। नृत्य कथक शब्द का मतलब होता है कथा, शब्द से निकला हुआ। जो कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान स्वामी के पूजा होती है, उसमें बैठ के जो कथा सुनते हैं, जो हम कह रहे हैं आपको सोचना कुछ नहीं, बड़ा अच्छा लगता, वो क्या है, कथा ही तो है कि कथा आप सुन रहे हैं। तो ये जो कथक है, ये कहां से निकली है? कथा से ही निकल के कथक बनी है। ध्यान रखिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि कथा से
कत्थक से कथा निकली है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कत्थक शब्द जो है कथा शब्द से ही निकला हुआ, जिसका प्रयोग संस्कृत या अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है, कथा को कहानी के लिए। अब जो है कत्थक मूल रूप से जो है उत्तर भारत के मंदिरों और कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कत्थक एक जाति थी, उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाले एक जाति थी। और ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत करते थे, मन को मोहते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कत्थक और विशिष्ट नृत्य जो है शैली के रूप में धारण करने लगा, जिन्हें हम क्या कहते थे, रामलीला कहा जाता था। ध्यान रखिए, सॉरी रामलीला नहीं, रासलीला कहा जाता था। अब रासलीला में लोक नृत्य की कथा और कथककार साहित्य के मूल हाव भाव जुड़े होते, मतलब क्या, कथक एक जाति होते थे जो क्या होती थी, मंदिरों में कथा करते थे और नृत्य करके लोगों को दिल बहलाते थे, लोगों को अलंकृत करते थे। और यही जो कथा होती थी वो विशिष्ट रूप में जो है एक शैली के रूप में धारण करने लगे। राधा कृष्ण की जो पौराणिक अखंड जो कहानियां थी राधा कृष्ण की, ठीक है ना, ये लोक नाट्य को प्रस्तुत किए जाते थे राधा और कृष्ण की, जिसको हम क्या कहते थे, रासलीला। और वाकई में रासलीला हमारी श्याम ही नहीं किए थे, हमारी कृष्ण भगवान नहीं किए थे। तो जब भी रासलीला की बात आएगी तो कृष्ण की बात तो ही आएगी। अगर मोहब्बत किसी ने इस दुनिया में किया तो सबसे बेहतरीन किए तो वो कौन किए, कृष्ण ही किए। बाकी हम सब तो टाइम पास करते हैं, बस थोड़ा सा बस समझाने के लिए, और सही भी है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी है थोड़ा सा इंटरेस्ट घटता है, तो बीच बीच में जो है मोटिवेशनल बातें से आपका जो है समा को बांधे रखेंगे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में जो है विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फल फूला राजस्थान के दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब जो हुए वो वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप से क्या हुआ, उभरा। और 1850 में, थोड़ा सा यहीं से बताता हूं, यहां की इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मुगल बादशाह के टाइम शुरू हो चुका है, अब अभिजात शासन काल में जो है कथक नृत्य राज दरबारों में क्या हुआ, प्रस्तुत किया जाता है। अब धीरे धीरे आज देखिए, अगर आज से जोड़ के देखें तो क्या हुआ, पहले क्या होता था, कोई कोई लोगों में क्या होता, शादी होती थी तो गाने बजे करते थे, डीजे वगैरह बजते थे। अब क्या हुआ कि शादी होगी तो धीरे धीरे क्या है, हर शादी में डीजे को बजाना ही बजाना है, चाहे शादी छोटी हो या बड़ी हो, शादी अमीर की हो या गरीब की हो, डीजे बजना अनिवार्य कर दिया गया। उसी तरीके से क्या हुआ कि मुगल बादशाह में जो है शासन काल में, इसके टाइम में अब कथक नृत्य जो है राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां नृत्य को वर्तमान अभिलक्षण में अर्जित करना शुरू कर दिया गया था। अब यहीं से आगे चलकर, यहीं से जब शैली को विकसित हुआ, जब ये विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हो गया कथक, तो यहां से दो परंपराओं का क्या होता, निर्माण होता है। परंपरा अर्थात क्या हुआ था, घराना में फला फूला, दो घराने में फला फूला कथक। अब ध्यान रखना है, पहला जो फूला कहां पे, राजस्थान यानी जयपुर के राज दरबारों में, और दूसरा जो फैला वो कहां पे फैला, तो लखनऊ के अवध, ध्यान रखिएगा, लखनऊ के अवध अंतिम जो थे वो वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला। तो अवध जब भी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश को सीधे लेके आपको चले जाना है। वाजिद अली शाह जो थे उस टाइम में राज दरबारों में, लखनऊ में जो अंतिम नवाब हुए वो वाजिद अली शाह हुए, उन्हीं के संरक्षण में जो है ये कथक फैला। अब आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। 1850 और 1875 के दौरान नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर जो है स्थापित हो गया। मतलब क्या है, सिर्फ यही दो क्षेत्रों में नहीं कि राजस्थान और लखनऊ तक ही फैले में सीमित थे, अब धीरे धीरे ये उठ के कहां हो गया, धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह में क्या हुआ, धीरे धीरे फैलना क्या हुआ, शुरू हो गया। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं अन्य पे। धूर्त पद संचालन और उत्तम वेशभूषा की कहानी के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर क्या किया जाने लगा, इस पे जोर देना शुरू किया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासक ने नापसंद किया। ध्यान रखिएगा, कथक को जो है
19वीं और 20वीं शताब्दी। 19वीं का मतलब क्या हुआ 1800 से लेके 1900, और 20वीं की शताब्दी का मतलब क्या हुआ 1900 से लेके 2000, यानी 20वीं। इसके बीच में जो है कहीं ना कहीं कथक को जो है अधिकांश ब्रिटिश शासक, जो भी शासक हुए, वो पसंद ही ना किए, एकदम बेकार बोरिंग कर लिए। और फिर भी वह क्या हुआ, जीवित बचा रहा, गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता रहा। गणिकाओं का मतलब समझ में आ रहा, गणिकाओं मतलब वेश्या जिसको कहते हैं, वेश्या के द्वारा जो है इस कथक को क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश के इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, अब जो है कथक मरने के कगार पे चली गई थी, कथक का स्थिति खराब होने के कगार पे चला गया। अब जो कथक कौन करती थी, तो ध्यान रखिएगा, गणिका करती थी। गणिका होती थी वेश्या, और आज भी हमारे समाज में जो वेश्या है उसकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अंतिम पायदान पे ही रखा जाता है समाज में हर तरीके से। उस टाइम में कथक जैसा ये क्या होता, सबसे खूबसूरती नृत्य को वही लोग करती थी। अब धीरे धीरे देश आजाद होता है और फिर इसे क्या किया जाता है, देश के इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में जो है मान्यता मिल गई, और फिर से ये मरी हुई थी, धीरे धीरे अब जीवित होना शुरू हो गई। क्लियर? चलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये शास्त्रीय नृत्य थोड़ा बता ही देता हूँ, चलिए सीख लीजिए। किस कला के रूप में शास्त्रीय माना जाए, किस कला के रूप में जो है शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप को शैली या शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, जहाँ धर्म से निकलता हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, इसके लिए मानते हैं शास्त्रीय, या जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है इसके लिए हम इसे शास्त्रीय मानते हैं, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए शास्त्रीय मानते हैं, या उसमें विभिन्नताओं का जो है क्या है प्रोत्साहन नहीं दिया जाता इसलिए मानते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूप हैं जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है, लोक नृत्य, और जिन्हें विशिष्टता पाई जाती, जिन्हें शास्त्रीय के रूप में जो है विशिष्टता का प्रयोग उन कलाओं की श्रेष्ठता का सूचक भी होता है जो हमेशा शब्दों के सही नहीं होते। अन्य नृत्य के रूप में जिन्हें हम शास्त्रीय माना जाता है, जिसमें भारतनाट्यम, कथकली, ओडिशा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। अब देखिए, मणिपुरी तो आपको याद हो गया होगा। अब भरतनाट्यम तो क्या होगा, तमिल नट्यम, नाटक दिखाना, ये क्या है, तमिल लोगों का क्या है, काम है, बस टिक के थ्रू नाटक तमिल लोग ही दिखा सकते हैं, शुरू से ही दिखाते हैं नाटक दिखाना। कथकली, कत्था, क्या कत्था किससे होगा, केरल, मतलब क्या है, कुछ करने से, कोसे कत्था, कोसे केरल, याद रखिएगा। कथकली मतलब कली नहीं कहते, कली मतलब क्या है, केरल से ही हो गया। उड़ीसा तो उड़ीसा ही हो गया। कुचिपुड़ी का मतलब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में पूरी का कम उपयोग होता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चावल लोग खाते हैं। हम जैसे याद किए थे वो मैं बता रहा हूँ, आप जैसे याद कर सकते हैं, आप अपने से जो है दिमाग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्या है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, बस इतना याद रखना है। चलिए आते हैं संरक्षणों के लिए जो है चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों को विकसित हुई है और वह है लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्रों जैसे उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र को ही कहते हैं, जिन्हें आमतौर पर जो है जल रंगों के कपड़ों, कागज पर चित्रित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जल रंगों से ही क्या किया जाता है, कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र, ध्यान रखिएगा, अथवा लकड़ी के तख्तियों पर चित्रित किए गए थे, जिन्हें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए हैं जैन ग्रंथों के सचित्र बनाने के प्रयोग में किए गए थे। जैन ग्रंथों के मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। बहुत बड़ा दीवाना था जो है अकबर, जहांगीर, ये सब बहुत बड़ा। जहांगीर के समय में तो चित्र देख के जहांगीर बता देता था कि ये कौन चित्रकार जो है जिसको बनाया, इतना बड़ा दीवाना जहांगीर था। शाहजहां के भी टाइम में भी ये बहुत हद तक फला फूला। उसके बाद धीरे धीरे फिर इसका जो है सूरज डूबना शुरू हो गया था। जो प्राथमिक रूप से इतिहास के काव्यों में पांडुलिपि चित्रित करते थे, और ये पांडुलिपि आमतौर पर चटक रंगों में जो है चित्रित की जाती थी, और इसके दरबार में दृश्य
लड़ाइयाँ, शिकार का दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों को जो है आदान प्रदान किया जाता था और कुछ गिने चुने लोग जो है बादशाह उनके घनिष्ठ जनों के द्वारा ही इसे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है कि चित्रकला, लघु चित्रकला, यानी जो है क्या है छोटे चित्रकला, जो चित्रकारी होती है उसी को कहते हैं लघु चित्रकला। अब यहाँ पे क्या होता था उस टाइम में, जो पानी से क्या किया जाता था, चित्रकला बनाया जाता था कपड़ों पे, कागजों पे, या फिर जो लकड़ी के तख्ते होते थे ना उस पर जो है चित्रकारी बनाई जाती थी। उस टाइम में अगर देखा जाए तो मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां जो है चित्रकारों को संरक्षण दिया था बेहद, क्योंकि बहुत बड़ा दीवाना था। और उसके बाद से यहाँ के बाद धीरे 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 क्या हुआ, इसका सूरज जो है चित्रकारों का सूरज जो है चित्रकला का ढलते हुए चला गया। और उस टाइम में ऐसा होता था कि जो भी राजा से मिलने आते थे दूसरे बड़े लोग, व्यापारी लोग या फिर दूसरे क्षेत्र के राजा, तो गिफ्ट के रूप में, उपहार के तौर में जो है ये चित्रकला देते थे। उन्हें महान समझा जाता था कि बहुत बड़ी चित्रकला जो है, हमें बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। उस टाइम की जो चित्रकला, सोचिए कितना बड़ा है। अब देखिए चित्रकला से कितना बड़ा फील हो रहा, यही था उस टाइम का चित्रकला। अब देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता है, जो भी चित्रकार होते हैं धीरे धीरे अपने मुगल क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर रोजी रोटी के रूप में चलना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्र में दरबारों और राजस्थान के राजपूतानी जो दरबार है उसको प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ में उन्होंने विशिष्ट विशेषताओं को जो है सुरक्षित रखा, उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरण, ध्यान रखिएगा, मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों का दृश्य चित्रित करते किए जाने लगा। और इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं का और काव्यों के विषय का चित्रण जो है बराबर जारी रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग क्या हुए, दूसरे क्षेत्र में फैलने लगे और फिर अपने चित्र का हुनर दिखाना शुरू कर दिया। और फिर अपने तरीके के उस टाइम में जो भी बनता था चित्र, उसको क्या किए, उकेरना शुरू कर दिए। जहां तहां जो भी होते थे मुगल का उदाहरण रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे चलने के बाद यही जो दृश्य चित्र होता, जो दिखता, उसके साथ साथ में सॉरी मेवाड़, जोधपुर, बूंद, इन सब जगहों पे जो है इन काव्यों का चित्रण बराबर जारी रहता है। चलिए इसको देखते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों से इस क्षेत्र में जो है लघु चित्रकला का एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे हम कहते हैं बसोहली। ध्यान रखिएगा, बसोहली शैली कहा जाता है। ये कब हुआ था तो एकदम ध्यान रखिएगा, 17वीं शताब्दी के बाद। अब क्या होता है, इस शैली को कहा जाता है, जहां इसका सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, जो भानुदत्त के जो है रसमंजरी। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ, और यह देखिए सिर्फ 7th क्लास में है आंसर इसका रखा हुआ। अगर आप अब भी एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, मेरी कोई सीरीज देखिए या ना देखिए, इंपॉर्टेंट तो हर चीज है नो डाउट, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी का है। अगर एनसीईआरटी कर लिए तो आपका रिजल्ट आप भी नहीं रोक पाइएगा। रोक के दिखा दीजिए, हम भी तो देख ले। इसलिए एनसीईआरटी जो समझिए एक तरीके से रामबाण है, आपकी जान दे देगा, आपकी जिंदगी में जान आ जाएगी। अगर मरे हुए हैं तो जान आ जाएगी। भानुदत्त की रसमंजरी थी, एक लोकप्रिय जो है पुस्तक का चित्रण किए थे भानुदत्त, जिसका नाम रखे थे रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण, 1739 में जब है नादिर शाह का आक्रमण होता तो दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाके की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ओर जो है पलायन कर लेते हैं। 1739 में नादिर शाह, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था। देखिए 1739 में, देखिए 7th क्लास की है कि नहीं, आप मुझे बताइए प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां से आता कि नहीं आता। कौन सी मोटी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, कहां समय बर्बाद करने की जरूरत है। 10 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, जिंदगी संवर जाएगी और समय के साथ में सिलेक्शन लेके जो है सिस्टम के अंदर आप चले जाइएगा। तो यहां पे क्या है, यहां के बाद नादिर शाह का आगमन होता है। उसके बाद जितने भी कलाकार हैं सब मैदानी क्षेत्र को छोड़ के पहाड़ी क्षेत्र की ओर जो है पलायन कर लेते हैं। यहां पे देखिए कृष्ण, राधा और उसकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र में जो है कांगड़ा कर रहे हैं। देखिए यहां पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, थोड़ा सा दिखाता हूं। यहां कृष्ण भगवान अकेले जो है बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पे राधा माँ है और उनकी सखियां हैं। अब ये दोनों में से चित्र एक ही जैसा लगता है, जो भी मानना, जिसको मान लेना मान लीजिए। चलिए अब
आश्रयदाता मिले, जिसके जो है फलस्वरूप चित्रकारी की कांगल शैली विकसित हुई। यहीं पे जो है कांगड़ा शैली जो है विकसित होना शुरू हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में तक जो है कांगड़ा के कलाकार एक नई शैली का विकसित कर ली। जब ये चित्रकार जो है नादिर शाह जब आक्रमण करता 1739 में, तो ये सब चित्रकार जो है क्या करते हैं, मैदानी इलाका छोड़ छोड़ के ये लोग कहां चले जाते हैं, पहाड़ी इलाका में, और यहीं पे जो है कांगड़ शैली का जो है विकसित होना शुरू हो जाता है। अब जिसे लघु चित्रकला की एक नई जान डाल दी। उसके बाद ये जितनी भी लघु चित्रकला थी उसमें एक समझिए एक तरीके से सुनामी आ गई, एक जान डाल दी गई। अब इनके प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपराएं थी, और प्रेरणा का स्रोत जो थी वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले हरे रंगों के जो है सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय के काव्यों निरूपण कांगड़ा शैली को विशेषता थी। अब यहां पे क्या होगा, कांगड़ा शैली कहां हो रही है, तो ध्यान रखिए पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है। तो पहाड़ी क्षेत्र में होगी तो कहां होगा, वहां तो पेड़ पौधे ही होंगे। जब पेड़ पौधे होंगे तो हरे रंगों का ही तो विशेषता होगी। देखिए सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है, बस आपको समझना है सिर्फ एक बार शांति से। अब यहां पे जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र में, आज भी अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो आपको वैष्णव संप्रदाय के लोग मिलेंगे सबसे ज्यादा। अगर हिंदू है तो वैष्णव संप्रदाय के। तो यहां से भी क्या हुआ, इनको सीख मिलना शुरू हुई। उसके साथ साथ में जो है ठंडे नीले और हरे रंगों का, ध्यान रखिएगा, ठंडे नीले और हरे रंगों का जो है कोमल रंगों का प्रयोग यहां की परंपरा शुरू हो गई। बता ही दिया पहाड़ी इलाका है तो, और यहीं पे जो है कांगड़ शैली का विशेषता यहां से निरूपण शुरू हो जाता। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श और अपनी कलाकृति का चित्रण करते थे। और ध्यान रखिएगा जो साधारण मनुष्य होते थे वो भी क्या करते थे, बर्तन पे, दीवारों पे जो है चित्रकला ये क्या करते थे, कहे जाते थे। जैसे कहूं फॉर द एग्जाम्पल, आज अगर समझाने की कोशिश करूं, फॉर द एग्जाम्पल कुमार सानू क्या सिंगर है, क्लियर है, तो वो गाने गाते हैं तो उसमें कला होती है, एक धुन होता है, एक ताल होती है, एक मद भरी आवाजें होती है जो दिल को छू जाती है। हम भी गाते हैं, आप लोग भी उनके गाने को गुनगुनाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिंगर हैं, नहीं, आप गाना गाते हैं, भले आप उनसे अच्छा भी क्यों ना गा लें, लेकिन आप सिंगर नहीं है, क्योंकि वो जो सिंगर की पैमाना है उसको आप नहीं कर पा रहे। हाँ बना रहे हैं, सही है, गायक हैं, गा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिंगर नहीं है। सेम टू सेम कहानी यहां भी वही उतरती है। चलिए बंगाल नजदीकी एक नजर, थोड़ा सा बंगाल पे नजर अब डालते हैं। क्या था बंगाल उस टाइम में, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों का नाम वहां के निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। अक्सर हमने देख लिया, अगर मैं बोलूंगा भोजपुरी तो आप क्या कहिएगा, अरे लगता है सुजीत सर भोजपुरी यानी कि बिहार से है क्या। दूसरे देश में जाके दूसरे राज्य में बोलूंगा तो तुरंत पकड़ लेगा, और का हो का हलवा। तो अगर इस तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला क्या समझेगा। अगर मान लीजिए हिंदी भोजपुरी समझता तो क्या समझेगा, अरे सुजीत सर आप तो लग रहा है कि भोजपुर के हैं। अब अगर मैं तमिल वाली बोल दूं, अरे वालो सुन रहा, अगर इस तरीके से बोलूंगा तो आप क्या समझिएगा, लगता है सुजीत सर तमिलनाडु के हैं क्या, क्योंकि टोन से पता चल जाता है। और कितने लोग सीख भी लेते हैं तमिल बोलने के, तो सीख भी लीजिएगा ना तो आप टोन वो नहीं पकड़ पाइएगा, जो ओरिजिन वाला टोन है, जहां पे लोगों का जन्म हुआ वहीं से शुरू से ही बोल रहे हैं, वो वाला टोन आप नहीं पकड़ सकते। सीख जाइएगा लेकिन टोन नहीं पकड़ पाइएगा तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी आपको पकड़ ही लेगा। आप कितना भी शुद्ध हिंदी बोल लीजिए, सामने वाला पकड़ लेगा 2 मिनट में कि आप बिहारी है, एकदम गारंटी, बोल के देख लीजिए, तुरंत पकड़ लेगा। हाँ जब तक इंग्लिश का सहारा ना ले लीजिए, और इंग्लिश में भी कभी कभी पकड़ लेता है। खैर चलिए बात की बात है। अब यहां पे उसी तरीके से है, अब क्षेत्र को क्या है निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु एक दिलचस्प बात यह थी कि आज बंगाली जो है संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। जो बंगाली है वो कहीं ना कहीं क्या है, संस्कृति की ही अंदर से निकली हुई भाषा है। प्रारंभिक ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग जो है संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, मतलब यह पता चलता है कि उस टाइम में बंगाल के लोग जो है संस्कृत से निकली भाषा को नहीं बोलते थे। तो अगर ये संस्कृत की भाषा को नहीं बोलते थे तो बंगाली भाषा आया कहां से, क्वेश्चन मार्क है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, थोड़ा सा समझिए, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच में वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगा था। ये मगध जनपद, मगध काल के टाइम में बोल रहे हैं, उस समय में क्या था, बिहार बंगाल अलग नहीं था। इस बात को ध्यान रखना है आपको, क्लियर है ना। 1912 के बाद तमाशा हुआ है, उससे पहले जो है पूरे तरीके से जो है बंगाल प्रांत में ही, पूरे बिहार में ही था। चलिए ठीक है, अब आते हैं जिसके कारण संभवतः वाणिज्यिक स्थापित हो गया। वाणिज्यिक मतलब व्यापार वाणिज्य स्थापित हो गया कि अब यहाँ के लोग वहाँ जाके व्यापार करेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आके व्यापार करेंगे। अब इससे हुआ क्या है,
संस्कृत का प्रभाव जो है बढ़ता गया होगा। अब धीरे धीरे जब व्यापार वाणिज्य हो गया होगा तो संस्कृत का क्या किया गया होगा, प्रसार बढ़ना शुरू हो गया होगा, क्योंकि बंगाली तो इन्हें बोलने नहीं आती थी और कसम खा लिए थे बंगाली नहीं बोलेंगे। आज भी कई ऐसे लोग होते हैं स्पेशली बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब के जो बच्चे होते हैं ना, कसम खा लेते हैं मुझे किसी भी हालत में अंग्रेजी नहीं बोलनी है, मैं बेरोजगार बन जाऊंगी लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलूंगी, क्योंकि दिमाग के अंदर कीड़ा बैठा लिया कि मुझे नहीं सीखना। अरे सीखने से क्या नहीं हो सकता है, एक बार कोशिश तो करो, दिमाग को हल्का तो करो। अंग्रेजी कोई बड़ा चीज थोड़ी, एक बार सीख लोगी तो बच्चों का खेल है, सबसे आसान भाषा अंग्रेजी है। और ये मैं नहीं कहता हूं, एक्सपीरियंस के साथ में कहता हूं। खैर चलिए, 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासक ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। कब, तो ध्यान रखिएगा 4वीं शताब्दी में, यानी 3 से लेके 4 के बीच में जो है गुप्त वंश क्या करता है, बंगाल पे अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। वहां ब्राह्मणों का बसना शुरू कर दिया गया और इस प्रकार गंगा के मध्यवर्ती भाषाई सांस्कृतिक भाषा का प्रभाव प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री हेंगशांग ने पाया कि बंगाल के सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। उसके बाद हेंगसांग ने समझा, देखा कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत भाषाओं का जो है क्या हो रहा, प्रयोग होना शुरू हो गया। 8वीं शताब्दी, एकदम ध्यान रखिएगा कि बंगाली भाषा आज समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हो गया। पाल शासक के अंतर्गत ही 8वीं शताब्दी में एक क्षेत्रीय राज्य का क्या होता है, उद्भव हो जाता है। और 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासक स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा, तो बंगाल को सूबा माने जाने लगा। 1586 में जब अकबर इस प्रदेश को जीता तो इसे सूबा माने जाने लगा। और उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। ध्यान रखिएगा, अकबर के टाइम में प्रशासन की भाषा कैसे थी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार अच्छे की वाट लगे। मुश्किल से 1% लोग सही कर पाते होंगे, 1%, जो अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सुनिए लेक्चर को, जितना ज्यादा बार उसके फारसी है। बस आज के बाद कोई गलत करके दिखाए तो क्वेश्चन आए तो आपके आंखों के सामने आज आए, 5 साल के बाद आए, भगवान ना करे 5 साल आपको लगे, लेकिन हाँ साल 1.5 साल में आप सिलेक्शन ले लीजिए, उस टाइम आपको कोई सामने आएगा, आप गलत नहीं कीजिएगा। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। शासन में जो थे, अकबर का शासन चल रहा था वहां पे सूबे में, तो वहां की भाषा जो थी फारसी थी, लेकिन जो सूबे के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो है कहीं न कहीं एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो चुका था। वस्तुतः 15वीं शताब्दी के आते आते उपभाषा तथा बोलियां को बंगाली समूह अथवा समान साहित्यिक भाषा में एकबद्ध हो गया था। कब, 15वीं शताब्दी आते आते एक समान एकबद्ध रूप में हो गया था। और यह साहित्यिक भाषा के उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी। पश्चिमी भाग की जो बोलचाल थी उसी की भाषा का एक तरीके से मिश्रण था, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहा जाता है। और इसी भाषा की बदौलत ही इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता था। पश्चिम की भाषाओं से क्या था, कहीं न कहीं इसमें क्या थी, मिलावट थी, कहीं न कहीं वहीं से आया था, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल दिया। कहीं आज तक आप जाने, सही बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के बताइए, हमसे नजर मिलाइए, क्या आज तक जाने आपकी पश्चिम बंगाल का क्यों नाम पड़ा है? बस नाम पड़ा होगा सर जी, बस हम लोग सदियों से क्या उतना दिमाग थोड़ी लगाना है, एसडीएम बनने के लिए उतना थोड़ी किया जाता। अरे मेंस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देगा, पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल नाम क्यों पड़ा, हालत वाट लग जाएगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं बताते हैं तो सामने जो एग्जामिनर है ना, तुरंत निगेटिव में आपको ले लेगा और फिर वाट लगा के छोड़ देगा। लेकिन आज के बाद आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। अब पश्चिम बंगाल समझ में आ गया, पश्चिमी भाषाओं से लिया गया था, इसलिए उस का नाम पश्चिम बंगाल रख दिया गया। यद्यपि बंगाली का उद्भव जो है संस्कृत से ही हुआ है। अगर देखा जाए तो बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर वह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। क्रम के विकास की अनेक अवस्थाओं से क्या होता, गुजरता है। और इसके अलावा जो है गैर सांस्कृतिक भाषाओं के एक विशाल शब्द का भंडार है, जो जनजातीय भाषा, फारसी और यूरोपीय भाषा सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है और आधुनिक बंगाल का एक हिस्सा बन गया। जो कि क्या है, अनेक भाषाओं के साथ में ये क्या हुआ है, गुजरा हुआ, उसके साथ में गुजरा हुआ। जनजातीय भाषाएं, फारसी हुई, यूरोपीय भाषाएं हुए, उन सब से क्या है, बंगाली भाषा जो है इससे गुजरी हुई है। बंगाली की प्रारंभिक साहित्य 2 श्रेणियों में बटा हुआ। अगर शुरू की साहित्य देखा जाए तो 2 श्रेणियों में बंगाल की बटी हुई है। एक श्रेणी जो है संस्कृत की रेणी है, एक श्रेणी ये बताती है कि हम जो है संस्कृत की रेणी है, और दूसरा इसे स्वतंत्र है।
दूसरा इससे क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य के अनुवाद जो है मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थ है शुभ यानी कि मांगलिक काव्य, जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो भक्ति साहित्य और गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी पर जो है शामिल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता कौन है, तो ध्यान रखिएगा चैतन्य देव, ध्यान रखिएगा पे आधारित है। दूसरी श्रेणी नाथ साहित्य शामिल है, और दूसरी श्रेणी जो है नाथ साहित्य शामिल है, जिसमें मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा इत्यादि संबंधित पीर कथाओं पे से ही ये गाथा गाई जाती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर ये कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। ये लोग अगर देखा जाए तो नाथ लोग जो है सन्यासी होते थे, जो तरह तरह के योगी क्रिया करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, और यह बताता है कि रानी मैनामती अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के सक्षम सन्यास मार्ग अपनाने को किसी प्रकार प्रोत्साहित किया, कि किसी भी तरीके से जो है गोपीचंद्र को जो है सन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव थे, धर्म ठाकुर ध्यान रखिएगा, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्तियों के रूप में की जाती है। काठ की मूर्ति मतलब समझते, लकड़ियों की मूर्तियों के रूप में काठ होता है। चलिए पहली श्रेणी की ग्रंथिकाल निर्णय का एक उपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपि पाई गई है, ध्यान रखिएगा, जिनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना जो है, ध्यान रखिएगा, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणी कृतियां जो है मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए इस काल जो निर्णय है सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल के लोकप्रिय थी, जहां पे ब्राह्मण का जो है प्रभाव उपेक्षाकृत कम था, वहां पे ये लोकप्रिय थे। अब एक तरीके से जो है नहीं, इस पे क्या किया जा सकता है, किसी भी तरीके से जो है यहां पे आप जो भी देख रहे हैं पांडुलिपि पाई गई, या फिर इसे जो है उत्तरार्ध, या अगर देखा जाए तो इसकी रचना जो हुई थी, इसकी रचना आपको देखा जाए तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास और 18वीं शताब्दी के मध्य बीच के आसपास में हुई थी, और मौखिक रूप से जो है कहीं सुनी जाती थी। उस टाइम में मौखिक रूप से ही कही जाती थी। अब इसका जो है काल निर्णय सही रूप से नहीं लिया जा सकता, इसका कौन सा काल होगा, कौन सा टाइमिंग होगा, ये सही रूप से नहीं लिया जा सकता है। वे खास तौर पर जो है पूर्वी बंगाल के लोकप्रिय थी, और वहां पे जहां ब्राह्मणों का जो है प्रभाव उपेक्षाकृत कम था। नेक्स्ट आता है पीर और मंदिर पे। आइए पीर और मंदिर पे थोड़ा सा समझते हैं और समझ की कोशिश करते हैं, क्योंकि लास्ट कंडीशन चल रहा है। 16वीं शताब्दी के लोग बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर क्या किए, दक्षिण पूर्व, ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व मतलब क्या, मान लीजिए ये बंगाल है, बंगाल में दक्षिण क्या होगा, दक्षिण ये वाला होगा, पूर्व कौन सा होगा, तो पूर्व ये वाला होगा, यानी ये वाले क्षेत्र में क्या होगा, दक्षिण और पूर्व, यही तो हुआ। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा दक्षिण और पूर्व, और ये जब होगा तो दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, और हमें कहाँ चलना है, दक्षिण पूर्व, ये वाला क्षेत्र में। क्लियर हो रहा है, दक्षिण पूर्व में जो है जंगली और दलदली इलाके में प्रवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि बंगाल में जो पूरी तरीके से सूखा गया, पैदावार हो नहीं रही थी, उपजाऊ क्षेत्र कमी हो रही थी, तो ये लोग धीरे धीरे जो है ये वाला क्षेत्र में जो है इंटर करना शुरू कर दिए, जहाँ पे क्या थी, जंगल थी, और साथ साथ में दलदली इलाका था, प्रवास करना शुरू कर दिया। जो ये पूर्व की ओर बढ़ते गए हुए जो है जंगलों को साफ करके भूमि धान की खेती में करने लग गए। अब ये क्या करते, अक्सर जो है जनजाति थे जो किसानों के एक नए समूह में जाके मिल जाते हैं, और इन्हीं दिनों बंगाल के मुगलों पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। और इसी टाइम में क्या होता, बंगालों पे मुगलों का जो है नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश में केंद्रीय भाग के स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी है। और उस टाइम में जैसे ही नियंत्रण शुरू हुआ मतलब अंग्रेजों का, तो इन्होंने क्या किया, नियंत्रण स्थापित कहां कर दिया, तो ढाका नगर पे कर दिया। अब और अपनी राजधानी भी कहां पर कर दिया, ढाका में ही कर दिया गया। अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर मस्जिदें बना लेते थे, जो भी कर्मचारी लोग होते थे भूमि प्राप्त करके अक्सर वहां पे मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के रूप में केंद्रित काम करती थी।
प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन जो अस्थिति परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था का आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधा जो है आश्वासन इन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की और ये नेता शिक्षक और निर्णायक भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां, स्नेह, आदर और लोगों में जो है इन्हें पीर कहा करते थे। कहने का मतलब कुछ लोग जो बाहर से आके बस रहे तो उनके लिए क्या होता था, कोई ना कोई क्या होता था जो है मसीहा हुआ करता था। एक ऐसे समझिए जो यहाँ पे आते थे उनकी जो बेसिक नीड होती थी उसकी पूर्ति कर दी जाती थी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे राजा हो, चाहे वो मंत्री जो होते थे, वो जो है उनकी क्या करती थी, बेसिक नीड की पूर्ति कर दी जाती थी, जिन्हें उसे क्या कहते थे, पीर कहा करते थे। क्लियर हो गया ना। यही स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या कहते थे, इन्हीं टीचर को, इन्हीं को क्या कहते थे, पीर कहते थे। इस पीर की श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभावी, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा और विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ की जीवात्माएं भी शामिल थी। और इन पीर श्रेणियों में चाहे धार्मिक महानुभाव हो, साहसी उपनिवेशी हो, देव प्राप्त सैनिक हो, योद्धा हो या हिंदू बौद्ध देवी देवता हो, यहाँ तक कि जीवात्मा को भी शामिल किया गया था। पीरों की पूजा की पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती। आज भी अगर पीरों की मज़ारें अगर देखिएगा तो बंगाल में सर्वत्र सब जगह पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जो है जोरों पर रहा। 15वीं के बाद, अभी तक नहीं, 15वीं से पहले नहीं, 15वीं के बाद जोरों पर रहा। वहाँ 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। 15वीं से शुरू हुआ, 15वीं के बाद से शुरू होता और 19वीं तक जाते जाते समाप्त होता। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों के द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में से ही बताया आ रहा हूँ, शुरुआत से ही बनाया हूँ कि मंदिर बनाने का मतलब है कि अपने आप का स्टेटस समाज में बड़ा करना, दूसरे राजाओं को बताना कि हम तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि हम मंदिर का निर्माण बनाए। और अलग अलग भव्य भव्य मंदिर बनाया जाता था। उस समय इसलिए नहीं बनाया जाता था क्योंकि भगवान को बैठाया जाए, याद रखिएगा इस बात को, इसलिए बनाया जाता था क्योंकि हम में पावर है, हम में ताकत है, हमारी यही मंदिर जो है स्टेटस है। आज के डेट में अगर BMW किसी के घर पे खड़ा हो जाए और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक देख लें तो क्या उस घर वाले को भिखारी आप कहिएगा? और अगर कहिएगा तो आप या तो अंधे हैं या बेवकूफ हैं, कभी नहीं कहिएगा। भाई जिसके घर में BMW हो, मर्सिडीज हो, उसको कोई गरीब बोलेगा क्या? तो ये सब क्या है, स्टेटस है जो बताता है कि आप मुझे गरीब मत देखिए, हमारी स्टेटस बहुत ऊंची है। सेम टू सेम कंडीशन है। अब अपनी माध्यम से क्या होता है, अपनी शक्तियों के जो है भक्ति भाव को प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी शक्तियों को दिखाना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंट और गिट्टी गाड़ो के अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों के द्वारा कालू, कंसारी जो कि घंटा धातु के कारीगर होते थे आदि के समर्थन से बने थे। कालू जो होते थे वहां के तेली को कहा जाता था। व्यापारिक कंपनी के आ जाने से यहां आर्थिक अवसर पैदा हुए और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवार ने इन अवसरों का लाभ उठाना शुरू किया। जैसे जैसे लोग सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के भवन के माध्यम को और प्रशस्त और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब अन्य स्थानीय देवी देवताओं जो पहले जो है गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। अब धीरे धीरे जब व्यापारिक कंपनियां आना शुरू हो गई तो इन्हें क्या हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। तो उसी समय ये क्या करते थे, अनाउंस कर देते थे, बता देते थे कि इन मंदिरों को जो है और खूबसूरत बनाना है। और कई ऐसे जगह जो कि झोपड़पट्टी में रहा करते थे भगवान हमारे, तो ये जो ब्राह्मणवादी थे ये क्या करते थे, इन मंदिरों में ले जाकर इन्हें क्या कर दिया जाता था, स्थापित कर दिया जाता था। चलिए, इन मंदिरों की शक्ल और आकृति जो है बंगाल के छप्परवादी झोपड़ियों की तरह दो चाला, ध्यान रखिएगा, दो चाला यानी कि 2 छतों वाली, या कहें तो चौचाला यानी कि 4 छतों वाली होती थी। आप 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, उसको थोड़ा सा याद कीजिए। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला और विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव होता है। उपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाला होता है और ढांचे में जो है 4 त्रिकोणीय छतें, 4 दीवार रखी जाती है और जो है ऊपर तिर्यक रेखा और बिंदु तक जाती है। मंदिरों के आमतौर पर वर्गाकार चबूतरे बनाए जाते थे जहां पे भीतरी भाग में कई सजावटें, कोई भी
इसी तरह की सजावटें नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिरों के बाहर की दीवार पर चित्रकारी, सजावटी टाइटिल, जो टाइलें होती थी मिट्टियों पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों के अवशेष पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के विष्णुपुर मंदिरों में ऐसी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मंदिरों का आकार दिया जाता था बंगाल में, वो दो चाला होता था, दो छतों वाले। कई जगह ऐसे मंदिर बनाए जाते थे जो सिंपल मंदिर के रूप में बन जाता, और कई जगह ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं जो सीढ़ियों के द्वारा आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पटना की बात करूं, फॉर द एग्जांपल बता रहा हूं, अगर पटना की बात करूं तो आप हनुमान मंदिर में चले जाइए, वहां पे आपको क्या तीन महला मिलेगा, त्रिमहला या चौमहला भी मिलेगा, तो वो हो गया चौचाला अगर उस टाइम में देखा जाए तो। अगर 2 महलों वाला है तो ये हो जाएगा 2 चाला, 3 महलों वाला होगा तो 3 चाला। समझ रहे हैं ना, यानी कि महलों के रूप में कन्वर्ट होता था। अब यहां पे जो है त्रिकोणीय रूप में होता था, अपना अपना अलग आकृति होता था, आगे में होता था जो भी, अंदर कुछ नहीं बना होता था, लेकिन बाहर बहुत ऐसी कलाकृतियां बनी होती थी। आज भी अगर आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो आपको जो है, अगर वो मतलब बंगाल वाला एरिया कहें तो, सॉरी बंगाल वाला, वो भी साउथ में ही आ जाता है, बंगाल वाला एरिया अगर चले जाएं, अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया में अगर चले जाइए तो आप देखिएगा क्या कि कहीं न कहीं अगर आप देखिएगा तो इस तरीके का मंदिर बनेगा जो बाहर भव्य तरीके से, उसमें क्या आकृति कलाकृति बनी रहेगी और अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। हर तरीके का यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी, पट्टियों से सजाई जाती थी, टाइल्सें लगाई जाती थी, हर तरीके के मिट्टियों का इसमें आकृति बनाई जाती थी, एकदम एक तरीके से उत्कृष्ट बनाई जाती थी। अगर आज का एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश करूं तो आज जो घर बनती है वो क्या है, कई ऐसी घर होती जो बाहर से कुछ भी सिंपल बना के लोग रख देते हैं, लेकिन अंदर में कलाकृतियां बहुत खूबसूरत बनाते हैं, जो इतनी बेहतरीन बनाते हैं जो मत पूछो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर सिंपल बनाते हैं और बाहर कलाकृतियां दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा भव्य बनाते हैं। तो खैर अपना अपना है। चलिए, मछली भोजन के रूप में बंगाल में आया, आइए इस परंपरा को देखते हैं। परंपरागत भोजन के संबंध में आते हैं आमतौर पर स्थानीय रूप से ही उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। अगर बंगाली है, मैं बहुत ऐसे बंगाली दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में देख चुका हूं, ये माछो भात, मतलब मछली भात आ गया तो समझिए उस दिन उन लोगों के लिए पर्व मनाया जाता था। मैं कोई ताने नहीं बता रहा हूं, मतलब रियलिटी बता रहा हूं। मछली भात अगर मिल गया तो समझो कि इनके लिए जो है आज का दिन जो है त्योहार है। अगर ये नहीं खाते हैं ना तो समझ लीजिए कि इनके जिंदगी में कितना भी अच्छा खाना खिला लीजिए वो अधूरा है। वैसे ही बिहार वाले लोग को जनरली, जो अगर नॉर्थ बिहार वाले इलाके जो लोग हैं, अगर चूड़ा दही ना खिलाइएगा तो कितना भी मिठाई खिला लीजिए, कितना भी सम्मान कर लीजिए, जितना भी उनकी आदर सत्कार कर लीजिए, अगर चूड़ा दही नहीं खिलाए तो उनके लिए जो है अधूरा रह गया। अगर आप चले आइए थोड़ा सा नॉर्थ साउथ बिहार में चले आइए तो अगर मिठाई नहीं खिलाए तो सब कुछ अधूरा है, चाहे कितना भी सत्कार। तो हर तरीके का अपना अपना जो है खाद्य स्थानीय भोजन होता है जिसके ऊपर लोग निर्भर होते हैं। बंगाल के एक नदिया मैदान है, ध्यान रखिएगा, बंगाल एक जो है नदी मैदान, जहाँ पे क्या है मछली धान की उपज बहुत आयत होती है। जब मछली और धान की उपज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आसानी से चावल और मछली खाने का मौका मिल जाएगा। और ये स्वाभाविक था कि इन दोनों जगहों से जो है, जो गरीब बंगालियों जो होते थे वो भोजन की सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त था। मछली पकड़ना वहाँ के प्रमुख धंधा रहा था। उस टाइम की कहानी समझ रहे हैं कि मछली वहाँ के पकड़ना एक धंधा था, और बंगाली साहित्य मछली के स्थान पर उल्लेखनीय मिलता है, स्थान स्थान पर उल्लेखनीय मिलता मछली की। और इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों, बौद्ध विहारों, दीवारों पे पट्टी, जो पट्टियाँ लगी होती है उसमें भी मछलियाँ साफ साफ जो है टोकरियों भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाएगा। जो भी वहाँ पे आकृतियां बनाई जाती है उसमें साफ साफ दिखाया जाता है कि लोग जो है टोकरियों में भर के मछलियां बाजार की ओर लेके जा रहे हैं। तो उस टाइम में मछलियां का जो है बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था हर जगह। अब ब्राह्मणों की शामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण को इस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार मछली लोकप्रिय को देखते हुए ब्राह्मण धर्म विशेषज्ञ ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। और जिस तरीके से मछलियों का आहार शुरू हुआ, इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने जो है धीरे धीरे निषेध थोड़ी थोड़ी ढील देना शुरू कर दिए। बृहद धर्म पुराण, जो कि बंगाल के रचयिता 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा संस्कृत ग्रंथ है, क्या चीज तो ध्यान रखना है। बृहद धर्म पुराण जो है बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, जो स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म के मछलियां खाने की अनुमति देता है। जो स्थानीय किस्म के जो यहाँ पे मछलियां हैं जो कुछ खास किस्म के हैं, वही जो है बंगाली ब्राह्मण खा सकते हैं। थोड़ी सी ढील देना शुरू कर दिया गया।
यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होना शुरू होता क्या है 18वीं शताब्दी के अंत तक। 18वीं का मतलब अंत तक, कहने का मतलब 1850 से लेकर 1750 से लेकर कितना तक 1799 तक, यानी 18वीं शताब्दी के अंत तक, इसी के बीच का यानी 50 से लेकर अंत तक जो है यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक लोग स्वयं को एक समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे, जो कि भाषाएं जैसे कि फ्रेंच जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया जो विद्यालय पाठ्यक्रम पुस्तकें थी वो ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी। इस हंगरी और लैटिन स्थान पर जो है हंगरियन को राजभाषा, हंगरी और लैटिन के जगह पर जो है हंगरियन को राजभाषा के रूप में जो है अपनाया गया था, और यह इस प्रकार अन्य प्रक्रिया के लोगों का यह बोध कराया गया। प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इटली जर्मनी एकीकरण के लिए हुए आंदोलन में यह भावना और भी अधिक जो है बल दिया गया। जब जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है तब यह आंदोलन पे अधिक बल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का एनसीईआरटी यहीं तक रहा। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आपको बताऊं, और आपने ही हमें आदेश दिया है कि सर डिटेल से बताइए, मस्त बताइए, अच्छे तरीके से बताइए कि सब कुछ दिमाग में चला जाए। हमें शॉर्ट पढ़ने की कोई आदत नहीं है, ऐसे भी ज़िंदगी बर्बादी हो चुकी है, अब हम नहीं चाहते हैं। भले वीडियो हम लोग शेयर ज़रूर करेंगे, तो हमने उसी तरीके से आप लोगों का प्यार की वजह से ही, वरना शॉर्ट करना तो अपने हाथ का है, मैं आसानी से शॉर्ट कर दूंगा। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ वीडियो बड़ा बने तो बने, 2 पार्ट में बने, लेकिन डिटेल से हम पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, ये हम आपको वादा जरूर करते हैं। हम शॉर्टकट में एनसीईआरटी को नहीं ले जाएंगे किसी भी हालत में, कि हम अपना व्यू बढ़ जाए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, हमें पैसा, इसके लिए मैं कभी काम नहीं करूंगा, भले वीडियो चले ना चले। जब भी बताऊंगा डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके लिखिएगा, और कमेंट अपना एक्सपीरियंस लिखिए कि हमारे जो है चैनल से जुड़ने से, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फायदा हुआ, उस चीज़ को लिखिए, बताइए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके कमेंट का रिप्लाई करने में मुझे मज़ा आता है। और हो सके तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे पास इतनी सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं सब लोगों के पास में ये वीडियो को पहुंचा पाऊं। आपसे विनती है कि 1-2 ग्रुप में तो ज़रूर ही ज्वाइन किए होंगे। दिल से, प्रेम से, जितनी मोहब्बत मैं करता हूं आपके लिए, आप भी करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अगर वीडियो बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगी, शेयर बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, और फिर हम वीडियो कंटिन्यू लाएंगे, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। आज अगर एनसीईआरटी की वीडियो आपके पास नहीं पहुंचता, इसकी वजह बस यही सी होती है कि आप देखते नहीं हैं, व्यू आता नहीं है, तो हमारा भी मनोबल गिर जाता है कि चलो भाई, हमारे पास हज़ारों काम है, दूसरे काम कर लेते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू आप रहिए तो मैं वक्त को निकाल लूंगा, मुझे वक्त से वक्त को चोरी करने आता है, बशर्ते साथ आप दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।